हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30+ ऑब्जेक्टिव और हमारा चैप्टर होने वाला है जैव परक्रम। ये बायोलॉजी का हमारा पहला अध्याय है जिसमें हम लोग 30+ ऑब्जेक्टिव को करेंगे और ये वैसे ही ऑब्जेक्टिव होंगे जो अधिक तौर पर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से इस क्लास को करिएगा और एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजी का ये पहला अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा हम लोग समय का वेट ना करें, हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। जो शाकाहारी जीव हैं, जैसे हम लोग को पता है कि जीव उनके भोजन के हिसाब से मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी में बटे होते हैं ना। तो उसमें बात कर रहा है कि शाकाहारी जीव जैसे कि जो मुख्य रूप से क्या खाते हो, पेड़ पौधे उनके उत्पाद को खाते हो, घास उस खाते हो, ये सब है ना। जो शाकाहारी का मतलब ही क्या हुआ, जो घास उस खा ले, जैसे बकरी हो गई, हिरन है, ये सब क्या है भाई, शाकाहारी। तो इनमें जो छोटी आंत होती है उनकी लंबाई पूछ रहा है कि क्या होती है, छोटी होगी कि मध्यम होगी या अधिक लंबी होगी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भी शाकाहारी जीव भोजन कर रहे हैं तो उनके भोजन का मान लीजिए घास खा रहे हो, तो घास को पचाने में उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है भाई। जैसे आप देखते हो कि भैंस खाने के बाद भी पगुरी करती रहती है, मुँह चलाती रहती है। तो घास के अंदर एक पदार्थ होते हैं क्या, सेल्यूलोज। घास के अंदर एक क्या पदार्थ होते हैं, सेल्यूलोज, और ये बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। इसको पचाने के लिए छोटी आंत की उसमें लंबाई क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। थोड़ा लंबा रहेगा तो उसको पचने में समय भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर मांसाहारी जीव रहेगा तो उसमें ये तो उतना जटिल पदार्थ को पचाना नहीं पड़ेगा। तो इनको बस पचाने के चलते ही ये जो घास के अंदर या इनके जो भोजन है इसमें सेल्यूलोज जो पाया गया उसको पचाने के लिए ही ये लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, सी, यानी अधिक लंबी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, फर्स्ट वाला भी पूछा गया था। कह रहे कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं ये तो पता है कि हमारे भोजन की शुरुआत या जो आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहा से होती है, और ये तो अंत कहाँ से होगी वो तो आप लोग जानते भी होंगे। तो कहीं ना कहीं पूछ रहा है कि इस भोजन की यात्रा जो है जहाँ से शुरू हुई, ये कौन ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी तरह से वो पचेगा, और पचने के बाद वो भोजन कहलाएगा क्या। तो देखिए, हमारा जो पेट में जाता है तो पेट में आंशिक रूप से पचता है। वहाँ पर जो रस होता है ना, जठर रस, उसके साथ मिलता है तो उस टाइम वो नाम कहलाता है काइम। लेकिन जब ये पूरी तरह से छोटी आंत में जाके पच जाता है तब इसका नाम बन जाता है चाइल। ध्यान रखिएगा दो बात, पेट में जो गया, आमाशय में जो गया, तो वहाँ पर जो रस के साथ मिल करके ये अपना जो भोजन है वो उस अवस्था में काइम कहलाएगा। कभी कभी सुना ना, काइम चूर्ण नहीं होता कि थोड़ा काइम चूर्ण खा लीजिए ना, आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो ये वहाँ तक पहुँचा है तो काइम कहलाया। जो पूरी तरह से पच गया एकदम तो उस टाइम ये चाइल के नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो ये दोनों बात एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, इसीलिए लोग कन्फ्यूजन में गलत भी कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आजकल इतना सर्दी, मेरी आवाज़ भी बदली हुई होगी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको तकलीफ भी हो सकता है कि सर आप ये बार बार सांसें खींच रहे हैं, तो सर्दी की बात है। कह रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है। हम लोग जो अपना मुंह को ऐसे खोल रहे हैं, आ कर रहे हैं, तो इसके सबसे पीछे वाले जो भाग होंगे उसका नाम क्या होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि उसका नाम क्या होता है, ग्रसनी। ये वही ग्रसनी है जिसमें 2 छिद्र भी होते थे ना, निगल द्वार, कंठ द्वार, याद आ रहा है, वहाँ से ग्रास नली में प्रवेश होता था। पीछे तो कुछ ना कुछ हम लोग थ्योरी में जरूर पढ़े होंगे। तो मुख गुहा के पिछला भाग को हम लोग क्या कहते थे, ग्रसनी। कबो कबो पूछता था कि ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम बताएं।
ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम बताए। तो हम लोग बताते थे ना, निगल द्वार है, कंठ द्वार है। निगल द्वार भोजन को निगलने में मदद करता है, कंठ द्वार बोलने में मदद करता है। तो ये रहा हमारा प्रश्न का क्या आंसर। अगला की तरफ पढ़ते हैं। लिख रहा है कि क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है। क्षुद्रांत समझते हैं आप लोग, ये किसका नाम है? ये छोटी आंत का नाम है। छोटी आंत का ही एक अन्य नाम यहाँ पर क्या दिया है? क्षुद्रांत। उसमें आप लोग को पता है कि ये रसांकुर मतलब उंगली जैसी क्या होती है, रचनाएं पाई जाती हैं, रस से भरी हुई कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं। ये रचनाएं करती क्या हैं कि जो भी हमारा भोजन आएगा, जो भी हमारा क्या आएगा भोजन, मान लीजिए हमारे ये पेट में भोजन आ गया। अब इस भोजन में कुछ तो पोषक तत्व होंगे जो हमारे शरीर को चाहिए। तो इस पोषक तत्व को खींचने के लिए, इस पोषक तत्व को खींचने के लिए ये रसांकुर क्या करते हैं? अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हैं। तो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भैया किसका क्षेत्रफल बढ़ेगा? ये छोटी आंत का। ये बढ़ेगा तो अब ये क्या करेगा? बढ़कर भोजन में जो भी होंगे खाने पीने वाले पदार्थ, उसका ये अवशोषण कर लेगा, खींचने लगेगा, क्योंकि चाहिए ही। मान लीजिए कि ये एरिया है आसपास का, तो ये भाई साहब कहेंगे कि भोजन तुम्हारे अंदर जो भी है ना, उसको हम खींचेंगे। और इसमें उंगली जैसी क्या है? रचनाएं हैं, ये रसांकुर है। तो ये लोग अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस भोजन का रस को क्या कर सके? खींच सके, इसके पोषक तत्वों को अपनी ओर खींच ले। तो खींचते टाइम ये अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे कि जितना भोजन में मौजूद है ना पोषक तत्व, सबको खींच लिया जाए। तो इस तरीक़ा से ये सतही क्षेत्रफल क्या करेंगे? ये बढ़ाएंगे। कौन? रसांकुर भैया लोग। काहे बढ़ाएंगे? ताकि भोजन के अंदर का पोषक तत्व को खींच लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें उम्मीद है आप लोग इस बात को समझे होंगे। थोड़ा खतरनाक तरीक़ा से था, हमें भी इस बात को अनुभव हो रहा है, क्योंकि पेट के अंदर की बात है तो हम लोग जान कैसे पाएंगे। परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है? पराये लोगों पर आधारित कौन है? सुने है ना, पराया है, मेरा अपना कौन है भैया। तो पराया यानी परजीवी कौन हो गया? तो हम लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं कि अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी दूसरे स्वपोषी पौधा से अपना भोजन लेता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होते, ये प्रकाश संश्लेषण खुद करता नहीं है, दूसरे के बनी बनाई मेहनत पर ये क्या करता है? हीरोगिरी दिखाता है, ये दबंग बनता है। अपने दम पे नहीं, इसको विरासत में मिल जाती है। तो ये लगने लगता है कि हमारा ही सब कुछ है, लेकिन भैया इसको पता ही नहीं होता है कि किसी के ऊपर ये आधारित है। तो सेल्फ जो होते हैं पौधे, उन पौधे पर ही जा करके वहाँ से खाना प्राप्त करता है। इसीलिए पराया व्यक्ति है, परजीवी व्यक्ति है, जिनका नाम हम लोग कह दिए अमरबेल। ठीक है ना। चलिए, गोबर छत्ता के नाम तो सुने होंगे ना। वहीं मशरूम जो मृतजीवी है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है भाई? ये वही आहार नाल है जिसमें बहुत सारे हम लोग की कहानी शुरू हुई थी। आहार नाल से स्थित बहुत सारे रचनाएं थी। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, पहले आहार नाल कितना लंबा होता है? लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास आहार नाल की लंबाई है। इसमें सबसे ज़्यादा हीरो बनता है कौन? छोटी आंत। नाम भले ही लिखा है छोटी आंत, लेकिन ये बेचारा अकेले इनमें से 6 मीटर के आसपास यानी 20 फीट के आसपास ये क्या कर लेता है? अपना अधिकार जमा लेता है। नाम रखा है छोटी, मतलब नाम से देखिए ना कितना अजीब लग रहा है कि छोटा सा होगा। भाई साहब, ये तो उस कथन की तरह हो गया ना कि सत सैया के दोहे अरु नाविक के तीर, देखने में लगे छोट पर घाव करे गंभीर। तो ये देखने में लग रहा है छोट, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसका नाम भले ही छोट है, लेकिन इसकी मेहनत बहुत बड़ी है। तो लगभग 6 मीटर लंबाई ये हो गया। बाकी लोग कितना बचे हैं में? मान लीजिए 2 से 4 ये बेचारे बाकी लोग अपना काम करेंगे इतने लंबाई में। ये अकेला कह रहा है कि मेरे पास 6 मीटर का अधिकार है। ठीक है ना। तो सबसे लंबा ये है। नाम पे मत जाइए भाई, काम पे जाइए, क्योंकि आपकी कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक नाम के इस संसार में तो हजारों इंसान है ना। तो इसीलिए हम लोग कर्म पर अपना ध्यान देना है। जिस दिन हमारे कर्म और हमारे नाम के बीच ऐसा तालमेल हो जाएगा कि कोई हम लोग का नाम लेते ही हमारे कर्म पर ध्यान दे देगा, तो उस दिन से हम लोग समझेंगे कि भाई हम लोग की महानताएं बढ़ गई है, यानी हम लोग उस लायक हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आगे देखिए। क्रामाकुंचन, कौन कुंचन जी? क्रामाकुंचन की गति पाई जाती है
आप लोग को पता है कि जब हम लोग मुंह में भोजन हम लोग का ये मिक्सर मशीन में जब पिसा गया था तो वो जा रहा था ग्रास नली से होते हुए अमाशय की ओर, तो बीच में जो दीवारें थी वो भोजन वाला याद आ रहा है, तो इसमें कुछ तरंगे वेव्स जैसा उत्पन्न होती थी, कंपन। ये कंपन भोजन को क्या करता था, नीचे भेजता जाता था कि जाओ भैया, नहीं तो बीच ही में कहीं अटक जाएगा तो हिचकी आने लगेगा, पानी होनी चाहिए। कबो कबो टेंशन में हो जाते थे हम लोग कि बाप रे भोजन कर रहे बीच ही में कहीं रुक गया नहीं गया तब और ही टेंशन हो जाता था। लेकिन ऐसा बात नहीं है। लोग कहते थे ना, कबो कबो हम लोग खाते थे जैसे तरबूज अरबूज, आप बिया खा लेते थे, कहते थे ना पेट में ना पेड़ उग जाएगा, तो हम लोग छोटा पेट डराते थे कि पेड़ न उगेगा। ये कुल बड़ा अजीब तरह के बातें था। तो यहाँ पर ये जो दीवारें हैं ये ग्रास नली की, ये भाई साहब क्या करता है, इनको पुश करता है कि जाओ भाई तुम पेट के अंदर चले जाओ, तुम्हारा वही स्थान है। तो ये ग्रास नली की जो दीवारें होती हैं इन्हीं में क्रामाकुंचन गति होती है। ये वही गति है जो भोजन को नीचे की ओर पुश करता है कि चले जाओ, ताकि हम यहाँ से जगह खाली करवा पाए ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा वो आंसर हुआ। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो 22 में पूछा भी है। क्लोरोफिल रंग कैसा होता है, ये हरा रंग है। हरी हमारी धरती की अंगड़ाई और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, यानी हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, है ना। तो अगला करेंगे कुटपाद किसमें पाया जाता है। देखिए कुटपाद पर बड़ा हम लोग समझते थे, ये वही कुटपाद है जो अमीबा के क्या करता है, उसका एक उंगली जैसा उसका एक सहायक अंग की तरह काम करता है। मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर अमीबा है, तो इसको कुछ प्राकृतिक देगा ना चलने फिरने के लिए, कुछ भोजन पकड़ने के लिए, तो इसको प्राकृतिक ने कुछ दे दिया, जैसे हमारे शरीर को हाथ दे दिया, पैर दे दिया। तो अमीबा को क्या मिला था, इसको आशीर्वाद में कुटपाद मिला। ये कुटपाद उसका क्या है भाई, अंगुली जैसा एक रचना है। ये चलने में, ये भोजन को पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये हमारे अमीबा के लिए ऐसा सिस्टम है। पैरामीशियम इसमें नहीं होता कुटपाद, ये में सिलियाँ होती हैं। सुने होंगे ना कि चप्पल के आकार का ये जीव है पैरामीशियम, इसमें सिलियाँ पतले पतले धागे जैसे रचना निकले होते हैं। तो ये कुछ अलग तरीका से हो गया। इग्लिना का भी अपना होता है, कुछ अलग नाम है, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। इसका भी एक अलग ही प्रोसेस है जिससे ये भोजन ग्रहण करेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुटपाद अमीबा को मिला है। ये कुटपाद क्या है, उसका हाथ पैर की तरह है। ये अपना भोजन के लिए उसका क्या करता है, प्रयोग करता है, उन्हीं से ही भोजन को पकड़ लेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। अपघटक तोड़ने वाले, ये क्या करेगा, ये हमारे मृत जीवों को, हमारे पृथ्वी को सुंदर बनाए रखने में मदद करने वाले ये जीव है। इस जीव के अगर ना रहता ना तो धरती पर समझ लीजिए कि हर तरफ मतलब ऐसा माहौल बन जाता कि हम लोग को जीना बेहाल हो जाता। ये वही व्यक्ति है जो सड़े गले पदार्थों को तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देता है और हमारी प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखता है। तो वो व्यक्ति का नाम क्या है, जीवाणु, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहेंगे बैक्टीरिया, जो अंग्रेजी में ये बात होता है। बाकी है सब लोग हैं तो ये गोल कृमि, शैवाल, अमरबेल, सबका क्या मतलब है, ये लोग तो भाई अलग चीज़ है। लेकिन है जो बैक्टीरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अपघटक। कहा भी जाता है कि अपघटक ही एक ऐसा जीव है जिसके वजह से हमारी धरती की प्राकृतिक सफाई होते रहते हैं। यानी ये लोग प्राकृतिक क्लीनर हैं अपने आप में। जैसे हमारे घर में क्लीनर के लिए, गाड़ी उड़ी के लिए, कोई साफ सफाई के लिए होते हैं ना कभी, तो उस तरह से ये हमारे पृथ्वी की साफ सफाई करने के लिए ये क्या होते हैं, जीवाणु लोग होते हैं। इन्हीं लोग के वजह से ये पृथ्वी की सुंदरता बनी है, क्योंकि मरे जीवों को तोड़ फोड़ के एकदम मिट्टी में मिला देते हैं। क्लियर ना। आगे हम लोग अगला, ये क्वेश्चन 19 और 20 में आया हुआ है और कह रहा कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अभी हम लोग बात किए थे ना कि अमीबा जो खाना खा लेगा वो पकड़ने के लिए कुछ प्रयोग करेगा। ठीक है। इसके भोजन होते क्या है जी, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े खाएगा, डायटम को भी खाता है, बैक्टीरिया को भी खाता है। तो उनको खाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करता है, कुटपाद का प्रयोग करता है। इसके पास तो कोई जीभ है नहीं, स्पर्शक कोई छूने वाला चीज़ तो है नहीं, ये जाल सा बना लेता है।
ऐसे फेंक देगा, आप बस पकड़ लेगा उन लोगों को। तो इसके अंदर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं और इसी से अपना भोजन को खा लेता है, ठीक है ना। आगे का क्या रहे जी, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन है। पूर्व भले लिखा लेकिन यह पूर्ण होना चाहिए ताकि अच्छा लगेगा। तो देखिए ऐसा कौन जगह है हमारे पेट के अंदर, ये ना समझे कि देश के अंदर, पेट के अंदर ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर जब हम भोजन खा लेंगे तो वहाँ भोजन ये क्या में टूट गया है, कार्बोहाइड्रेट में टूट गया, प्रोटीन में टूट गया, वसा में टूट गया, तो कौन सा जगह है। तो जब ये सब लोग टूट ही गए तो पूरा तरह से भोजन पच न गया होगा जी, ना तो एक ही के संग न रहते। इनका टूटना ही दर्शा रहा कि भोजन लगभग क्या हो गया, पच गया है। तो वो जगह कहाँ होनी चाहिए, तो वो जगह होनी चाहिए छोटी आंत में। यही तो हमारा भोजन पच जाता है, यही तो ये लोग टूट टूट के क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ध्यान रखिए, इसका नाम देखिए क्षुद्रांत्र, अब बड़ी आंत के बृहद्रांत। वाह भाई, बृह लिखा है ना, बृहद्रांत, इतना खतरनाक नाम लिखता है। चलिए तो डरवाइए दिया ना। ये देखिए हरे पौधे में पोषण की कौन विधि होती है, वे पोषण के बात पूछ रहा है कि हरे पौधा में, तो हम लोग जानते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये किसी पे आधारित नहीं होते। इनके अंदर खास गुण क्या है, ये क्लोरोफिल वाले जीव हैं, यानी पौधे हैं, समझिएगा। तो ये स्वपोषी होते हैं ना, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये किसी से मांगते उंगते नहीं है ना। तो ये लोग भी अगर मान लीजिए पेड़ पौधा भी बाजार वजार करने लगता, वो लोग खाना अपने से न बना के किसी पे आधारित होता, तो आता ना मंडी वंडी में सब्जी खरीदने, रोड पे जाता, दुकान पे जाता, कोनो पेड़ आके कहता कि ये दुकानदार भैया तनी आधा किलो तेल दीजिए, तो सब लोग डरा, तो अरे पेड़वा आया तेल मांगने, तो ये क्या करे, अब हम दूसरे पे आधारित हो जा रहे हैं तो माहौल खराब हो जाएगा ना, सब लोग डरा के भाग जाएंगे, पेड़ जहाँ चल देगा बाजार करने तक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं, जो भी प्रकाश संश्लेषण होते हैं, खाना बनता है ना पौधा में, तो इन खाना बनाने में पौधा क्या चीज़ नहीं लेता है भाई। हम लोग को पता है कि इसको CO2 चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल हमको ही पता है, जल भी चाहिए इसको, मिट्टी से ले ही लेगा, क्लोरोफिल तो होना ही होना है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश तो चाहिए ही, लेकिन हमको ही पता कि ऑक्सीजन ही मांगता नहीं है, ऑक्सीजन तो देता है हम लोगों को। पेड़ पौधा की एक मैंने खासियत कहिए या खूबी कहिए, ये तो हम लोगों को दे देता है, ये उत्पादन कर देता है, ये ना हो कि लेता है। तो भाई अपना खाना बनाने में कौन सा पदार्थ नहीं लेगा, तो ये ऑक्सीजन को नहीं लेगा, ये ऑक्सीजन देगा हम लोगों को। तभी ना हम लोग बोलते हैं कि हमारी और पेड़ पौधा के बीच गहरी दोस्ती है, हम दोनों का ऐसा चक्र बना है, मनुष्य का और पेड़ पौधे का, यानी जानवर और पेड़ पौधे का ऐसा चक्र बना है कि इनमें किसी की भी बैलेंस अगर गड़बड़ाई तो दिक्कत होगा धरती पर। अगर पेड़ पौधे का जीवन पर कुछ हानि पड़ा तो हमारे जीवन पे भी हानि आएगा। अगर किसी ने पेड़ पौधे को तलवार लगाया तो समझो कि वो मनुष्य को तलवार लगा दिया। ये तो वैसे ही डायलॉग हो गया ना कि अगर किसी ने बाहुबली के तलवार को छू दिया तो समझो कि वो बाहुबली को हाथ लगा दिया। तो वैसे ही हमारे जीवन में हो गया, अगर किसी ने पेड़ को तलवार लगाया तो समझो कि वो मनुष्य को छू दिया। तो भाई साहब ये डायलॉग बड़ा फेमस हो गए इस बात के द्वारा। तो आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करा कि प्रकाश संश्लेषण ही होता कब है भाई। ये भी तो एक अच्छी खुश क्वेश्चन है अपने आप में, कब होगा ये। तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण कब होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य देवता जी रहेंगे तबे ना, क्योंकि उगते हुए सूरज को तो सभी नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूरज को कौन ध्यान देता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा कर्म करेंगे, अपना मान सम्मान मतलब उस योग्य बनेंगे तो लोग नमस्कार भी करेंगे। अगर हम लोग के अंदर कोई योग्यता नहीं है तो कौन पूछने वाला है इस दुनिया में, है ना। वो तो परिवार की अलग बात है कि उन्होंने स्नेह दुलार उनकी अलग है, माता पिता की अलग बात है, लेकिन संसार वाले की क्या है, जब तक आपके पास कुछ है तभी तक आपकी वो पूछ है, नहीं है तो क्या मतलब रखता है आज की दुनिया में। तो वैसे ही ध्यान रखिए, पौधा के लिए चाहिए तो क्या दिन चाहिए, दिन में ही इनका क्या होते हैं, सूर्य जी होते हैं, और ये सूर्य जी रहेंगे तभी पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करेंगे।
अब ज़्यादा डीपली में अगर जाएंगे तो तर्क और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुख्य आंसर हम लोग 10th बेस पे यही दे रहे हैं। डीप में पहुंचेंगे तो लोग इस पर और भी तर्क दे सकते हैं ना, उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। क्लोरोफिल ये तो हम लोग पढ़े हैं, पीछे आया ही था, इस पर क्या विचार करना है। अगला देखिए, कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होगी। ये वही कवक सूक्ष्मजीव छोटे छोटे, समझ रहे हैं ना। तो ये लोग में कौन सा खाना का प्रकार है भाई, ये लोग तो अपना से बनाएगा नहीं, ये कोनो का इंतजार करेगा कि कोनो ऐसा हो जिससे जाके हम खाना खाएं। तो कवक में आप लोग पता है ना कि ये लोग मरे हुए जीवों से ज़्यादा भोजन लेते हैं। मृत जीवी इन्हीं का नाम है ना। कवक लोग जो हैं ये अपना भोजन क्या से प्राप्त करेंगे, मृत जीवी से। ये लोग देखेंगे कि कोनो मर गया है जानवर, आराम से उसको तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। इन्हें यही ना अपघटक कहला रहे थे, इन्हीं की ना बात हो रही थी। तो कवक ही अपघटक हैं और ये काम अपना भोजन के लिए मरे हुए सड़े गले जीवों पर ये आधारित रहेंगे। वहाँ से अपना खाना लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा में ये कर देते हैं, घुलित पदार्थ बना देते हैं उसको। तो ये ध्यान रखना है, ये लोग ऐसा काम कर देते हैं। 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन 13, 19 और 21 में आया हुआ है। 100 पोषी पोषण, ये कौन है भाई 100 पोषी पोषण? तो ये वही है जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, किसी दूसरे पर आधारित नहीं होते। तो इनको तो चाहिए ही CO2, इनको तो चाहिए ही क्लोरोफिल, और ये प्रकाश भी चाहिए। इसका मतलब इनमें सभी होना चाहिए। ये हरे पेड़ पौधे होंगे ना, इस तरह से हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे 100 पोषी होते हैं और ये अपना खाना के लिए, अपने भोजन के लिए ये तीनों चीज़ों को अपना आहार के रूप में प्रयोग करेंगे, या जो भी अपना खाना बनाने में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ये भी तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भाई साहब वहाँ पर क्या ग्लूकोज भी बनता है, पौधा ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, जल का भी निर्माण करता है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि ऑक्सीजन पहले बताइए कहाँ से आएगा। जब भी प्रकाश संश्लेषण होगी तो ऑक्सीजन आया कहाँ से भाई। तो पौधा खाना बनाते समय क्या लिया था पहले ही बताइए। तो खाना बनाते समय हमको तो ही पता है कि क्लोरोफिल लिया होगा, सूर्य का प्रकाश लिया होगा, वायुमंडल से CO2 लिया होगा, मिट्टी से जल और खनिज लवण लिया होगा। तो जल जब लिया होगा तो जल के सूत्र क्या होते हैं H2O। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। पौधा को तो चाहिए ही पानी, और पानी का ही जब ये टूटेगा ना अणु तो इसी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अब कहेंगे सर CO2 भाई वो भी अपने आप में है, लेकिन तोड़ते समय CO2 का भी तो योगदान है। लेकिन CO2 की मात्रा आप जानते ही हैं, यही तरह वायुमंडल में बहुत कम है। वायुमंडल में कितना है जी 0.0 लगभग 3% है। हतनी लेगा तो भाई इसकी तो मात्रा यही तो कम है। पानी खूब चाहिए एक पौधा को अपने जीवन के लिए, जीने के लिए पानी बहुत चाहिए। जैसे बता सकते हैं सेब का पौधा हो, मक्का का पौधा हो, ये लोग खूब पानी लेते हैं। तो पानी जितना ही लेंगे उसी में से हमको ऑक्सीजन देंगे। तो हमारा आंसर होना चाहिए क्या, जल होना चाहिए, ठीक है ना। जल से ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा निकलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो भैया यही तरह हतनी है, तो क्या ऑक्सीजन देगा ये, यही तरह भूखमरी में है ना। ये कहे कि हम तो यही तरह गोल है मेरा कहानी, काहे कि मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग। मैग्नीशियम पाया जाता है। ये तो मैग्नीशियम कहाँ से आ गए में, मैग्नीशियम समझ रहे, ये तो धातु हो गया Mg। ओ माय गॉड, ये तो धातु है। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, परमाणु भार 24। ये वही मैग्नीशियम है जो तत्व के रूप में मौजूद है, धातु के रूप में मौजूद है। अच्छा ये बताइए कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में भी कोई धातु होता है क्या। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, वहाँ से हम पहुँचेंगे ना। और हीमोग्लोबिन में लाल होने की वजह क्या है, आयरन। क्या है भाई, आयरन। आयरन मतलब लोहा, वहीं Fe। तो भाई साहब जैसे यहाँ रंग लाल की बात हुई, वैसे ही हमारा क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा। कैसा होता है, हरा। और इसी हरा के अंदर में मौजूद है हमारा क्या, Mg मतलब मैग्नीशियम। क्लियर ना। यहाँ से
क्लोरोफिल, सॉरी यहाँ तो हम इधर है, क्लोरोफिल में ये रंग हरा है और इसमें तत्व मिलेंगे धातु मैग्नीशियम। खून का रंग लाल, और लाल मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें समझ में आ जाएगा, लाल है तो लोहा, हरा है तो मैग्नीशियम, ठीक है ना। यहाँ समझने के लिए हम लोग ट्रिक लगा रखे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक क्या लिखा है, उप उत्पादक है, बड़ा खतरनाक नाम लिखा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पादक है, माने यूँ समझिए ये कुछ उत्पन्न हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होगा, पानी उत्पन्न होगा कि दूध उत्पन्न होगा कि ग्लूकोज की लवक। तो ये तो लवक है भाई, प्लास्टिड, ये लवक तो है, उत्पादन होगा नहीं। ग्लूकोज तो हाँ हो सकता है, ग्लूकोज, और पानी भी हो सकता है। दूध तो कहाँ से लाएगा, दूध तो क्या है भैंस लेने लाएंगे हम लोग, ये कहाँ से, तो है दोनों तो हमको नहीं बुझा रहा है। लवक ये तो हम पर चर्चा नहीं करेंगे, दो गो नाम हमारे लिए ज़्यादा आ रहा है, एगो पानी और एगो ग्लूकोज। अब आप लोग इसका कमेंट बताइएगा कि किसको हम लोग सही मारे, ठीक है। आप लोग रिसर्च करिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दिया भी नहीं है तो ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, दो आंसर मेरे को बुझा रहे हैं यहाँ पर, आप जैसे भी कहिए अपना हिसाब से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा का पाचन कौन करता है, वसा, फैट, नाम सुने हैं, ध्यान से फिर से। वसा यानी हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फैट, और घरेलू भाषा में बोलते हैं चर्बी। हंस रहे कहें क्योंकि चर्बी नाम सुनते ही लोग बड़ा अजीब से मोटू आदमी पर बड़ा चिढ़ाते हैं कि चर्बी इसका बढ़ गया। तो देखिए इसको पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, लाइपेज। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, लाइपेज। ये वो एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, फैट को पचाएगा, समझ रहे हैं। ये जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पचाता है, किसको पचाता है, प्रोटीन को। और हाई जो है तो ये भाई साहब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, इन लोगों को एमाइलेज पचाता है। कौन पचाता है जी, एमाइलेज। ये किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को, हाई लोग प्रोटीन को, और हमारा लाइपेज भैया वसा, फैट, चर्बी, मोटापा को पचाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये लाइपेज एंजाइम है और उसकी पचावट करेगा ये। आगे समझते हैं लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। हमने बताया ना, जब हम भोजन करते हैं, जब मुंह में हमारा टुकड़ा होने लगता है खाना, तो वहाँ पर स्टार्च का या जो कार्बोहाइड्रेट है वहाँ की पाचन शुरू हो जाएगी। अब वहाँ पर कहानी शुरू होगी किसकी, तो टाइलिन की कहानी होगी। ये टाइलिन है भाई, ये क्या करता है, ये भी एंजाइम ही है जो भोजन जैसे ही हम करेंगे मुंह में टुकड़ा टुकड़ा होगा ना, तो ये लार के जो निकलता है ना, लार, हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ होती है ना, तो ये लार ग्रंथियाँ से निकलेगा, निकल के उस भोजन को जाके थोड़ा मुलायम चिकना बनाएगा, और वहाँ पर स्टार्च का क्या करेगा, कुछ न कुछ पाचन भी करेगा, माने एमाइलेज में ये चेंज कर देगा। यूँ समझिए यहाँ पर ये भोजन टुकड़ा जो होगा उसको क्या करेगा, एमाइलेज में चेंज कर देगा। तो टाइलिन समझ रहे हैं किस में पाया जाता है, टाइलिन लार के अंदर पाए जाने वाला एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है भाई, ये भोजन के टुकड़ा को कुछ ना कुछ पचाने में कार्य करता है, ठीक है। थोड़ा खतरनाक सा हमने बताया होगा यहाँ पर, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस खतरनाक बात को बड़ा अजीब सोच रहे होंगे। यूँ समझिए कि ऑब्जेक्टिव है भाई, तो ज़्यादा हम डीप में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है भाई, कौन ऐसा काम है जो सब जीव करेंगे। हमको लग रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तो सब जीव करेंगे नहीं, वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्प का निष्कासन, भाप का निष्कासन तो सब लोग करेंगे नहीं, हम लोग कहाँ कर रहे हैं उतना। हाँ गर्मियों में तन मनी होता है, ठंडा में तभी जानी रहे। श्वसन, हाँ भैया सांस तो लेना ही पड़ेगा, बिना सांस लिए तो हम लोग जीवित रहेंगे नहीं। चलन, मान लीजिए हम लोग नहीं चल सकते हैं, तनी मनी आरामो कर सकते हैं। पेड़ पौधा तो डायरेक्ट कहता है कि हम नहीं चलेंगे भाई, अपवाद को छोड़कर, तो लेकिन सांस तो लेगा ही पौधा भी, हम लोग भी सांस लेंगे, पौधा भी लेगा, अन्य जीव भी लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सांस लेना, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है जी, सांस लेना। तो आंसर होगा वहाँ पर सी।
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इस पर हमने छोड़ा था ना, दो हमारे पास वो था, एगो पानी वाला एगो ग्लूकोज वाला। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान याद आ रहा है C6H12O6 ये पौधा का खाना है, भोजन है, ग्लूकोज से ही पेट भर लेगा। एक पौधा का प्रकाश संश्लेषण में भोजन क्या बन के आएगा भैया? तो ये हो जाएगा इसका ग्लूकोज, ये उत्पादन के रूप में बाहर ला देता है। ठीक है, मैंने अपना, हम लोग के घरे नहीं लाता है, अपना लाता है। आप लोग भी क्या करते हैं? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है भैया? ये तो पता ही है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है जी? छोटी आंत है। इस पर तो हम लोग पहले भी चर्चा कर लिए हैं, अभी इस पर बात क्या करेंगे। मंड परीक्षण के लिए 2018 की क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा पूछ रहा है। मंड परीक्षण ये हम लोग एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। उस क्रियाकलाप में क्या करें? हरी पत्ती पर आयोडीन डालना है ताकि मंड का परीक्षण हो कि उसके अंदर मंड जैसा कोई चीज़ है कि नहीं। तो उसके लिए पत्ती को क्या करते हैं? एल्कोहल में हम लोग उबालेंगे। एक एल्कोहल समझते हैं? शराब जैसा एल्कोहल नहीं समझते क्या जी? शराब C2H5OH ये शराब का या एल्कोहल का सूत्र है, फेमस है भाई, शराब से ही नाम है इसका एल्कोहल। ये जब बना था तो ये क्यों बना था? ये एक केमिकल यौगिक है दवा निर्माण के लिए, लेकिन लोगों ने इसको बदनाम कर दिया शराब के द्वारा। अगर आप शराब के दुकान पर बैठकर दूध भी पीते हैं तो लोग क्या समझेंगे कि शराब ही पी रहा है, क्योंकि माहौल ने इसको बदनाम कर दिया। तो भाई साहब ये बदनाम हो गया लोगों के कारणों से, जबकि ये था अपने आप में एक अच्छा व्यक्ति। तो इसके क्या होते हैं कहानी कि जब एल्कोहल में उबाला जाता है पत्ती को, मान लीजिए कि मेरा पत्ती है, समझ लीजिए पान के पत्ता ही है, खतरनाक चीज़ें हैं। तो जब इस पत्ती को हम लोग उबालेंगे, एक बर्तन में डाल करके इसको क्या करेंगे? उबालेंगे। तो भाई साहब इसके अंदर के क्लोरोफिल को हम निकालना चाहेंगे, उसको घोलना चाहेंगे ताकि क्लोरोफिल निकल जाएगा, तब बाकी शेष जो बचेगा ना पतई, झाल झकड़ा, जिसमें उसका दिखेगा रंध्र जैसा चीज़ है, बहुत धागे धागे जैसा रचना दिखेगा, तो ये क्लोरोफिल घोलना होगा। क्लोरोफिल क्या करना होगा? उसका घोल देना होगा, उसमें से निकाल देना होगा। तब पतई निकाल के तब उसके ऊपर हम लोग डालेंगे आयोडीन और पता करेंगे कि उसके अंदर मंड है कि नहीं है। उसका कलर चेंजिंग होता है, ठीक है ना, नीला या कुछ कलर होता है, तो पता चल जाएगा कि उसके अंदर मंड मौजूद है कि नहीं है। तो आंसर समझे होंगे। ग्रहणी का भाग क्या है भाई? ग्रहणी भाग है किसका? हम लोग पढ़े हैं ना, छोटी आंत, इलियम, जेजुनम, ग्रहणी, नाम तो आ ही रहा है बिल्कुल। तो छोटी आंत ग्रहणी किसका भाग है भाई? छोटी आंत के भाग होते हैं ग्रहणी। याद आ रहा है ना? ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी है 22 में 24 में, तो ये तो ऑब्जेक्टिव ही है, ये तो हम लोग पढ़े भी हैं कि छोटी आंत के संबंध में है ग्रहणी। कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है? बात तो हुआ था ना, वासा को कौन काम करता है भाई बता दीजिए। सॉरी, हाँ, वासा पर काम करता है। तो किसकी बात हुई थी? लाइपेज की बात हुई थी, क्योंकि लाइपेज ही है जो वासा को पचाएगा। एमाइलेज क्या करता है भाई? ये तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और बाकी हम लोग प्रोटीन को पचाते हैं। ये तो हम लोग बतियाई दिए थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगी? हमको लगा फिर वही क्वेश्चन दे दिए का दिन में कि रात में कि क्या, लेकिन ये अलग है और क्वेश्चन पूछा भी है 20 में। देखिएगा, कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण होती किस में? कवक में ना सर, जंतुओं में नहीं सर, हरे पौधे में बिल्कुल सर, परजीवियों में नहीं सर। तो हरे पेड़ पौधे में ही ना होते हैं, वही लोग ना है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन कह दिया। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि खाना जो खाता है ये कैसे खाता है? कूटपाद से पकड़ता है, लेकिन इसके पकड़ने की, खाने की जो विधि है वो क्या है जी? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण से ये अपना भोजन को क्या करता है? पाचन करता है। इसके भाई हम लोग जैसा नहीं ना है आंत हो तो छोटी आंत बड़ी आंत, इसके पाचन के सिस्टम अंतर्ग्रहण है, मतलब भोजन को अपने अंदर में पकड़ के ला देगा और अपने अंदर ही पचाना चाहेगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा अजीब तरह की बात कह रहा था, हम लोग ज़्यादा इस पर दिमाग लगाएंगे तो तबीयत खराब कर देगा ये। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? आपको पता है ना,
ये वही पित्त है। एग्जाम में पूछा भी है, देखिए 19, 22, 23, 25, बाप रे बाप, काशी 26 में भी पूछ दे। तो पित्त वो क्षारीय रंग का हल्का हरा पदार्थ टाइप का, याद आ रहा है क्या, समझ रहा है ना। तो ये वही पित्त है जो कि अपना कहाँ से निकलता है, हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत से निकलता है। हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, लीवर, वही से ये निकलता है पित्त। और ये जिस थैली में जाके मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय नामक थैली। एग्जाम में 2 नंबरिया क्वेश्चन बड़ी पूछता है कि पित्त का क्या कार्य है, पित्त के कार्य बताएं। तो भाई वहाँ से 2 नंबरिया पढ़ लीजिएगा तब ना समझ में आएगा। तो इस तरह से कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, दांत पर भी क्वेश्चन है ना। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत, 32, और कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, याद आ रहा है ना। बोलिए, कर्तनक, भेदक, मोलर, प्रीमोलर, चर्वणक या अगर चर्वणक, वही समझिएगा। तो 4 प्रकार के दांत। और दांत बनता किसका है भाई, कैल्शियम का, और बोलिए कैल्शियम ज़्यादा सपोर्ट करता है और फास्फोरस भी करता है। लेकिन इसके मजबूत हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, इनामेल। दांत के सबसे मजबूत हिस्सा या हमारे पूरे शरीर का, हमारे हड्डी से भी मजबूत होता है ये दांत। तो दांत का इनामेल जो परत होता है वो अपने आप में बहुत मजबूत भाई है, इसीलिए ध्यान रखना है इस मजबूत भाई को। ना तो दांत नहीं रहेगा तो बूढ़ बुजुर्ग हो जाएंगे, कैसे खाना खाएंगे हम लोग। मनुष्य के आहार नाल में कौन एगो अवशेषी अंग हो गया है, अवशेषी अंग जो जिसका कोई काम नहीं है, बस ये अवशेष बच गया है। ये मनुष्य अपना, आपको पता है ना कि हम लोग का कहानी जंगलों से शुरू हुई, आगे बढ़ते गए, तो कुछ ऐसे चीज़ें हमारे शरीर में रह गए जिनका कोई काम नहीं है, बस वो बचे हुए हैं, कभी गायब हो जाएंगे पता नहीं। बाल है भाई, इहो मिला था, किसी दिन गायब हो जाएगा। नाखून भी है, इहो बिना काम धाम के था, इहो गायब हो जाएगा। एक ना एक दिन सब अवशेषी अंग क्या हो जाएंगे, छोड़ के हमें चल जाएंगे। तो उसमें एगो हमारा क्या था, पढ़े थे ना, अपेंडिक्स। ये वही अपेंडिक्स है जो कभी कभी लोग बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जा सकता है, लेकिन हमारे पढ़ाई लिखाई में तो अलग है ही। घर पे लोग बोलते हैं पेंडिस हो गया है, तो हमको ही नहीं समझ में कहीं इसी को तो नहीं बोल रहे हैं वो लोग। तो ये एक ऐसी रचना है हमारे शरीर में, हमारे आहार नाल से संबंधित, जिसका कोई काम धाम नहीं है, बस यही तरह बच गया है। कहियो हो सकता है गायब हो जाए, क्या कहियो गायब हो जाएगा। 30+ ऑब्जेक्टिव हम लोग कहे थे, प्लस कर गए क्या, बोलिए। कौन ट्रिप्सिन एंजाइम, देख लीजिए, अब पूछ दिया ना 21 में, ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो भैया ये तो प्रोटीन को ना पचाता है, ट्रिप्सिन बतियाए थे ना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 21 में पूछा हुआ है। मुख में आहार नाल के कौन सा भाग का पाचन होता है, और ये क्वेश्चन क्या है। चलिए एगो ये होमवर्क ले लीजिए, एगो मार दीजिएगा इसको, देखेंगे कि लास्ट तक कौन टिके हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हम देखेंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अंत तक लड़े हुए हैं। शुरुआत तो सब कोई कर लेता है, लेकिन अंत तक लड़ने वाला को ही तो योद्धा बोलते हैं। शुरुआत नहीं देखी जाती है भाई। जब हम लोग पहाड़ के अधिकतम ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ के अधिकतम ऊंचाइयों पर देखते हैं कि वहाँ भीड़ कम होता है, और जहाँ शुरुआत किए थे तो वहाँ ढेर भीड़ लगे होते हैं। इसीलिए सफलता के अधिकतम ऊंचाई पर अगर जाएंगे ना, तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं होते, वहाँ बहुत कम होते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा मेहनत है, विश्वास है, तब न जाके वहाँ पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचना बस की बात नहीं होता है सबकी। तो अंत भला तो सब भला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।